हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान जूनियर, एनवीएस, केवीएस और नेट जेआरएफ इत्यादि भर्तियों की तैयारी के संबंध में यह वीडियो बना रहे हैं। यह हमारा 20वां वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में हम 125 से प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदर दास जी थे। ये काफ़ी सुसज्जित पढ़े लिखित थे और इनके गुरु दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल जी भक्तमाल के रचनाकार हैं। नाभादास जी हैं भक्तमाल के रचनाकार। इनके गुरु अग्रदास जी हुए। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, मतलब क्या लिखी थी बनारसी दास जैन ने? इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्धकथानक के नाम से 1641 ईस्वी में। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये बताना हो तो आशीर्वाद। आशीर्वाद ऑप्शन सी सही है, काफ़ी बार आ चुका है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? पद्मावत के अनुच्छेदों का खंड नाम से जानते हैं। इसमें खंड नाम से जानते हैं इसे। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। 33। ठीक, आगे रसों के हो गया। और बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन नंबर डी सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रणेता कौन रहे? तो ये आचार्य विश्वनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसके साथ बता दें हम, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के लिए परिभाषा दिया है, रमणीथार्थ प्रतिपादकम शाब्दः काव्यम। यह पंडित राजा जगन्नाथ जी का है। और शरीरम ता वदिष्टर्थ व्यर्थ छिन्ना, यह आचार्य दंडी जी का है। और शब्दार्थो सहितो काव्यगद्य पद्य च तद विद्या, यह आचार्य भामह जी का है। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताना है। तो जगनिक जी हैं। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। जगनिक परमादिदेव के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदन मिश्र जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। और भाषा प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को चुना गया था। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान उपन्यास के पात्र हैं। धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा और सोना, ये सब हैं। भोला। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं? तो कानन कुसुम के हैं, ध्रुव स्वामिनी के और तितली के भी हैं। चारूचंद लेख के नहीं हैं। चारूचंद लेख के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचनाकार हैं। जुगुप्सा अस्थाई भाव किसका है? तो ये विभत्स का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वीर का अस्थाई भाव उत्साह होता है और रौद्र का क्रोध होता है और अद्भुत का आश्चर्य होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशव को कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इन्हें वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि कौन सा है, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे। ऑप्शन बी सी सही है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो यह एक ग्रामीण अपभ्रंश है। अवहट्ट भाषा, हम बता दें आपको, पहले संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद पाली का, उसके बाद प्राकृत का, उसके बाद अपभ्रंश का, उसी में मिलता जुलता अवहट्ट आता है। उसके बाद पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है?
यहाँ पे बताना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका 3 जो कहानी है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, ठीक। और उसने कहा था को हिंदी साहित्य का माइलस्टोन भी कहा जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो गए। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो यह कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन बी सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा देव के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन कौन हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। और देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ठीक है। गारसा दत्तासी ने लिखा था इस्तवार द ला लेक्चर हिंदुस्तानी नाम से, फ्रेंच भाषा में। हंस पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो प्रेमचंद जी हैं हंस पत्रिका के संपादक, ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस का धारा को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रगतिवाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक हुए? तो वीरेंद्र मिश्र जी हुए, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं? तो साय में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं, ठीक है। और खूंटियों पर टंगे लोग सर्वस्व दल सक्सेना जी का है, खूंटियों पर टंगे लोग। युगधारा नागार्जुन की रचना है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या। सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी उसे संध्या नाम जाना जाता था। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं और ये गांधीवादी कवि भी हैं सोहनलाल द्विवेदी। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं सब। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय चेतना के, राष्ट्रीय काव्यधारा के गांधीवादी कवि हैं। और भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। तो इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। किसकी बात कर रहा है ये? सूफी काव्य धारा की। तो ये सही है, ऑप्शन ए सही है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, ये भी सही है। और इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया, अवधि का प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य रचे, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है ये असंगत है, ये सही नहीं है। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा? तो पितरः होगा, ऑप्शन सी सही है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कवि का विद्वान का क्या नाम है? तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को वीरकाल के नाम से पुकारते हैं। और राम कुमार वर्मा इसे संधिकाल या चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे यानी कि आदिकाल को वीर वोपन काल के नाम से अभिव्यक्त किए हैं। जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? तो जगत धन ईश होगा या होगी, ऑप्शन बी सही है। और यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, ऑप्शन डी सही है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। संशय की एक रात के लेखक कौन है? संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता जी हैं। यह एक खंड काव्य है। इनके और हैं नरेश मेहता के जैसे महाप्रस्थान भी इन्हीं का है, प्रवाद वर्ष भी है, तुम मेरा मौन हो ये भी है नरेश मेहता का। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित कर दिया? तो ये भवभूति जी थे, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो क्षेमेंद्र जी नहीं है, बाकी भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त जी भारत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व होगा, ठीक। अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। तारा सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है?
तो यह प्रयोगवाद से है, ऑप्शन बी सही है। और तारा सप्तकों की रचना 1943 में तारा सप्तक की रचना अज्ञेय ने की थी। इन्होंने चार प्रकार का या 4 बार तारा सप्तक नाम से प्रकाशित किया। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी विदेशज शब्द है, पहले तो जान लो, और विदेशज में फारसी भाषा का शब्द है बाल्टी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक गलत विशेषता के बारे में पूछ रहा है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यही सही हो जाएगा, यह असंगत है। और भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं नागार्जुन। इनका अन्य नाम वैद्यनाथ मिश्र या यात्री भी है। यात्री नाम से ये मैथिली में रचना करते थे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ये तुलसीदास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया 1903 से 1920 तक किया गया था। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनामदास का पोथा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपनी केवल धार्य काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो ये अरुण कमल जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं ग्रहण 3, सबूत, ये सब हैं। प्रेमचंद का मृत्यु 1936 में हुआ था और जन्म 1880 के लगभग में लहमी ग्राम में हुआ था। राहुल संस्कृतायन की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतायन की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द चुनना है आपको। तो धुआं, संध्या, भत्ता और धावा, इसमें संध्या होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। और प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कई बार आ गया है, सोजे वतन। सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा क्या कर ली गई थी? जब्त कर ली गई थी। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस था? तो ये विशल देवरासन और प्रतिनाल द्वारा रचित है, यह श्रृंगार रस मूलक था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार यहाँ पे यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे और राही मसूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। और इनकी रचना है जैसे आधा गांव और टोपी शुक्ला, ओस की बूंदे, ये सब हैं राही मसूम रजा का। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं नीला उपन्यास के लेखक, शिव प्रसाद सिंह जी। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक बताना है आपको। तो मोहन राकेश ने कौन सा नाटक लिखा है? अन्नमेजय का नागयज्ञ और लहरों के राजहंस, मिस्टर अभिमन्यु, सिंदूर की होली। तो हम आपको बता दो अन्नमेजय का जो नागयज्ञ है यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। और सिंदूर की होली या लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। और मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित है, यह इसका प्रकाशन 1963 में हुआ था, ठीक। और इनका अन्य रचना है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो एक कबीरदास जी को सबसे कम महत्व देते हैं भक्तकालीन कवियों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है? यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? बताना है। तो रामविलास शर्मा ये निबंधकार हैं, आलोचक हैं, ललित निबंधकार नहीं है। बाकी कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब क्या हैं? ललित निबंधकार हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो हम आपको बता दें इसमें से रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह, सबका मनाया जा चुका है। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है जो किताब छापते रहते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था, 1884
1884 में हो गया था, तो इनका जन्म शताब्दी मनाई गया है क्योंकि 100 साल हो चुके हैं काफ़ी पहले। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था, तो इनका भी 2008 में हो गया जन्म शताब्दी वर्ष। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है ये 9 सितंबर 1850 को हुआ था, 9 सितंबर 1850 को हुआ था, तो इनका भी मनाया गया है। और जो 30 जनवरी जयशंकर प्रसाद जी का 30 जनवरी 1889 में हुआ था, तो इनका भी हो गया, यानी कि सभी लोगों का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है। यह क्वेश्चन काफ़ी पुस्तक में रिपीट होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था। और रुकिए, और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है ये, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वाराणसी में, और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में ही हुआ था। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबका मनाया जा चुका है अभी तक। इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 1884 है, रामधारी सिंह दिनकर का 1908 है जन्म सन, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 है, और जयशंकर प्रसाद जी का 1889 है, तो सभी लोगों का मनाया जा चुका है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह ये व्यवसाय से एक वैज्ञानिक थे, ये एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो ये भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह एक आलोचना है, इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर जी का है। और राग दरबारी के जो रचयिता हैं ये श्रीलाल शुक्ल जी हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो यहाँ पे भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है ना, इसके लिए रामविलास शर्मा को 1972 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अनंत शब्द की सही संधि क्या होगी? तो ये अन धन अंत। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है? तो बड़े घर की बेटी इन्हीं का है। मिस पद्मा, ठाकुरों का कुआं इन्हीं का है। छोटा जादूगर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, एक का दूसरे से मिलन करना है, तो मंगलसूत्र ये प्रेमचंद जी की अधूरा रचना है, प्रेमचंद जी का। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है। आप मिला लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट सेक्शन में बताइए। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का क्या नाम है? तो ये सुंदरदास जी हैं। सुंदरदास जी अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनके गुरु का नाम दादू दयाल है, बाकी सब अष्टछाप में आते हैं। अष्टछाप की रचना विठलनाथ जी ने की थी 1665 में, जहाँ तक याद आ रहा है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है? तो सोरठा है। सोरठा के प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसी का उल्टा दोहा होता है। पहले और तीसरे चरण में उसमें दोहा में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। तो इसमें शरदचंद्र जो है अशुद्ध है, हम कई जगह मिलाए हुए हैं। और देखिए शरदचंद्र लिखा जाएगा आधा च मतलब रहेगा इसमें, शरदचंद ऐसे रहेगा। ठीक है। भूषण ऋतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ये बताना है। तो ये ऋतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है आपको। तो गबन 1931 में रचा गया, गोदान 1935 में, और सेवा सदन 1918 में। आप इसके अनुसार सब एडजस्ट करके आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी हम बता रहे हैं, प्रेमाश्रय 1922 में, और रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 1927 में, और कर्मभूमि 1933 में रचा गया। ये मुंशी प्रेमचंद की सारी रचनाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो ये अमीर खुसरो जी हैं। इन्हें हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं?
कवि कौन है? तो सरहप्पा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये डॉक्टर नागेंद्र जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में वर्णित किए हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हारे को हरिनाम, ठीक है। इनकी एक पंक्ति बहुत ही फेमस है, केवल कवि ही कविता की रचना नहीं करता, कविता भी कवि की रचना करता है। तो कहीं कभी पूछ सकता है आपसे। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो है। इसके रचयिता जगनिक जी हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रिय प्रवास के रचयिता हरिऔध जी हैं। और कमायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, साकेत मैथिली शरण गुप्त जो द्वारा और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य हैं। बाकी प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध जी के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ये बताना है। तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के मैथिली अवधी है और छत्तीसगढ़ी है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। यह एक व्यंग्यात्मक कृति है और राजनीति पे काफ़ी कटाक्ष हुआ है इसमें। बाणभट्ट की आत्मकथा, यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। 1946 में इसकी रचना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल, मारुत, पवन ये हवा के पर्यायवाची हैं। बाकी अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अनल, हुतासन, पावक, दहन। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख का विलोम शब्द वाचाल होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया था द्विवेदी युग का नामकरण। सिंहद्वार शब्द में समास कौन सा है? सिंहद्वार, सिंह का द्वार तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। सिंह का द्वार जिसमें कारक शब्दों का प्रयोग हो जाए वो तुरंत क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। जिसमें कारक, इसका वाक्य प्रयोग करने पे कारक प्रयुक्त मिले। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। और सागर मुद्रा, इत्यलम, आंगन के पार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब अज्ञेय जी की ही रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? तो जायसी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? इस कविता पंक्ति की रचना मीराबाई जी ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टकसाली भाषा को क्या कहते हैं? टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा के रूप में जानते हैं। कई किताबों में संस्कृत भाषा मिला है, लेकिन हमारे दृष्टि से जहाँ तक सही है ये परिनिष्ठित भाषा ही होगा। और जिस किताब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी संस्कृत निष्ठ भाषा दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ परिनिष्ठित भाषा होना चाहिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो खड़ी बोली जो है ये बिजनौर में बोली जाती है, खड़ी बोली बिजनौर में। और अवधी बोली जो है ब्रजभाषा आगरा के क्षेत्र में बोली जाती है। और बांगुरू ये बांगुरू करनाल वहाँ पे हरियाणा में बोली जाती है। और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ही आएगा। तो आप मिलाकर बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा सही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? तो ये राज्यभाषा, संघ की राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी सही है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग आगे क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ये तो सही लग रहा है। और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी सही है। और खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और ये भी सही लग रहा है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। तो देख लो इसमें कौन सा सही होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो अवहट्ट ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली है। तो अवहट्ट जो है कीर्तिलता,
कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है। अवहट्ट विद्यापति द्वारा रचित है। और ब्रज भाषा जो है वो भंवर गीत नंददास द्वारा रचित है। और अवधि जो है, अवधि होना चाहिए इसमें मधुमालती, जो मंझन द्वारा रचित है मधुमालती, कवि मंझन द्वारा। और खड़ी बोली प्रिय प्रवास होना चाहिए। तो आप मिलाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही होगा। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? तो चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा है, लिपि है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो ये जो दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है वो द्रविड़ परिवार की होती है। उसके बाद उत्तर का जो होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे बंगाली जो होगा वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें देवधन आलय होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। छात्रावास में कौन सी संधि होगी? और इसमें बता दें हम, देवालय में जो दीर्घ संधि होगा, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। तो छात्रावास में कौन सी संधि होना चाहिए? छात्रावास में छात्र धन आवास दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है भारत की संपर्क भाषा। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परम आनंद कर्मधारय होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। पहला पद इसमें उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र क्या है? खड़ी बोली का, तो इसमें मेरठ, बुंदेलशहर, खुर्जा, इसमें खड़ी बोली सब बोली जाती हैं। और इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चूड़ना है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बुढ़ापा, उसका बुढ़ापा, उसकी बुढ़ापा नहीं, उसकी दया। देखो उसकी दया स्त्रीलिंग बन गया। उसकी निर्धनता, वहाँ की दुर्घटना, लेकिन वहाँ उसकी बुढ़ापा नहीं होता, उसका बुढ़ापा होता है। ऑप्शन सी पुल्लिंग है। दो निकटवर्ती वर्णों के स्पर्श मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? यह एक दीर्घ संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि है। और विद्याभ्यास ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, ए नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्या अभ्यास। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह भी एक स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि है। और विद्याधन आलय ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? सर्वनाम का गुणवाचक, तो कौन को कैसा में क्या होगा? अच्छा, बुरा, खराब, ये सब गुणवाचक हो जाएगा तुरंत। कैसा में? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो यह संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह, इसको रहस्यवाद भी कह सकते हैं छायावाद को। इसमें प्रकृति का मानवीकरण बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो सुपुत्र में सु उपसर्ग है, सुकर्म में भी सु है, अधर्म में अ उपसर्ग है, लेकिन मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को कहा जाता है। बाकी मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो कामायनी एक महाकाव्य, इसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। छायावाद का इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कामायनी को। रुच धातुर्योगे का विभक्तिर्भवति क्या होगा? इसमें विभक्ति बताना है, चतुर्थ विभक्ति है इसमें। सीता स्थालयाम तांडुलाम ओदकम पचती, मतलब सीता भात बनाती हैं, ये एक जगह हो गया। इसमें अधिकरण कारक आएगा, अधिकरण कारक सप्तमी अधिकरणेच, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तमी विभक्ति में होता है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और मानव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किसका है? तो ये विद्यापति जी की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो यह हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। संस्कारिक का शुद्ध रूप क्या है?
संस्कारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो संस्कारिक लिखा है यहाँ पे, सांसारिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सांसारिक। ये वर्तनी की दृष्टि से भी देखना है और वही कह रहा है यहाँ पे। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ क्या है? तो यह एक संयुक्त व्यंजन है, ज और इ मिलकर बनता है। मुखावयवों के निकट आने से संघर्षा के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है? तो यह स्पर्श ध्वनि होती है। स्पर्श वर्ड को क से म तक जितने भी वर्ड आते हैं ये स्पर्श वर्ड के अंतर्गत आते हैं। बाकी अंतस्थ में य लव और उस समय में स आते हैं। प्यास का तत्सम रूप क्या होगा? तो पिपासा होगा प्यास का तत्सम रूप। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द बताना है कौन है? तो गिरफ्तार एक अरबी भाषा का शब्द है। और इस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक मतलब अलग होने, पेड़ से पत्ते गिरते हो गया। और ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अपादान कारक कौन आएगा? चालू से फल काटो, तो इसमें करण कारक हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, ये इसमें अलग हो रहा है, हिमालय और गंगा दोनों अलग हो रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। मोहन से अब तक सहा नहीं जाता, भाववाचक हो जाएगा। राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम में कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को, रावण कर्म हो गया, और तीर से ये क्या हो गया? करण कारक हो गया इसमें। तो सुकृत वर्ण से सुंदर है। सुकृति वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। इसमें भी अलग करने की बात कर रहा है, तो ये वर्ण और सुकृति को अलग अलग बांट रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पे पेड़ से वही बात आ गया, अभी एग्जाम्पल भी दिए हैं, दोनों अलग होने, पत्ता और पेड़ अलग हो रहे हैं। पर्वती की तलहटी को क्या कहा जाता है? तो उपत्यका कहा जाता है। पर्वती की तलहटी को उपत्यका। और द्रोण जो कौन थे? द्रोण अर्जुन के गुरुजी थे। बेसिन, द्रोणी क्षेत्र को कहा जाता है बेसिन। और गुवाहाटी दो पर्वतों के बीच का सकरा भाग होता है। पार्थिव उसे कहा जाता है जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहा जाता है। तो ये रहे हमारे 125 क्वेश्चन आज के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और हम आपको बता दें कि ये वीडियो MA और BA में जो स्टूडेंट हिंदी साहित्य से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम उसको ध्यान में रखकर नकारात्मक वाक्यों का, शब्दों का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपके मन में एक वायरस न बन के बैठ जाए। उनके लिए भी हम कहेंगे आप सजेस्ट करिए कि ये वीडियो देखें, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे तो उनमें उनको फ़ायदा हो और एडमिशन सुनिश्चित कर लें अपना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।